बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। वो नौजवान एक टीचर था, एक एकेडमी में पढ़ाता हुआ, और जो ही वो मेरे पास आके बैठा तो उसने दाएं बाएं देखा और फिर धीरे से मुझे कहा, सर एक ज़ाती सी बात है जो आपसे करनी है। अच्छा, अब इतने बरसों से मैं लोगों से डील करता हूँ, जब आके वो बैठते हैं तो उनके चेहरे पे, इवन उनके हाथों के मूवमेंट से, उनकी आँखों की जो आई बॉल है, इनकी मूवमेंट से उनके जो दिल की बातें हैं वो इल्म होने लग जाती हैं। खातून हज़रात बहुत से अहबाब और ख़वातीन ख़ास तौर पे पूछती हैं कि सर आपसे रब्ता कैसे मुमकिन है। तो इट्स वेरी इजी। पीर और मंगल को सुबह 9 से 10 बजे मैं फ़्री कॉल लेता हूँ। ये 5 मिनट की होती है, तो आप कहीं भी हों उस वक्त आप कॉल कर सकते हैं और इस मामले में मशवरा कर सकते हैं। पर ये 5 मिनट अपने आप ड्रॉप हो जाती है, और 10 बजे से लेकर ऑनवर्ड्स रात 10 बजे तक ये हमारा ऑफिस टाइम होता है। और इसमें जो पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, करियर के इश्यूज़ होते हैं, या समटाइम हम बड़े बड़े ब्लेंडर मार बैठते हैं, तो उनकी रेमेडी के लिए फिर जो काउंसलिंग की जाती है, ये वो काउंसलिंग आवर्स होते हैं। पाकिस्तान से जो बाहर लोग हैं वो वेस्टर्न यूनियन से फ़ीस भिजवाते हैं, और जो पाकिस्तान में होते हैं वो इजी पैसा से फ़ीस ट्रांसफ़र हो जाती है, और उन्हें 1 से 2 दिन के बाद टाइम मिल जाता है काउंसलिंग के लिए। तो ये तो हमारा मामूल है। तो आसानी से जो हमारा फ़ोन नंबर है वो आम तौर पे किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, तो इट्स वेरी इजी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। वरना याद रखिएगा 0332 746 8746, ये व्हाट्सएप का नंबर भी है, और बराह रास्त हमारी टीम भी इसको हैंडल करती है। ओके। जब वो नौजवान, अच्छा इसको चूँकि मैं पहले से जानता था और उसे मैं बड़ा अजीज़ भी रखता था, उसने मुझे कहना शुरू किया कि सर मुझे मोहब्बत हो गई है। जब उसने ये बताया तो मैं मुस्कुराया। तो मैंने उसे पूछा कि ये मोहब्बत अंधी है या आँखों वाली है, तो उसको बात थोड़ी समझ भी आई, पर वो उस लम्हे उसको तरह दे गया। कहने लगा सर वो मेरी ही एकेडमी में पढ़ती है। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे मोहब्बत हुई, तो उसने कहा कि वहीं आते जाते हो गई है। और फिर उसने कहा सर असल में प्रॉब्लम हो गया, मैं कल जब तनख्वाह लेके एकेडमी से निकला तो वो एक रिक्शा लेके खड़ी थी, और हम दोनों रिक्शे में बैठे और रिक्शा वहाँ से चल पड़ा। और कुछ दूर जाने के बाद हमने जो चूँकि करीब बैठे हुए तो जो हरकतें की, तो रिक्शे वाले ने चलाते चलाते अपने मोबाइल को कहीं ऊपर से देख के ऐसे करके क्लिक किया और हमारी तस्वीरें ले ली। तो जब उसके दरवाज़े पे उतारा तो उसने कहा कि मैंने ये घर भी देख लिया है, तुम लोगों को भी देख लिया है, तो अब ये मेरा मोबाइल है और इसके अंदर जो कुछ महफूज है वो किसी भी कीमत पे तुम्हारे घर वालों को मैं दूंगा, तो जाहिर है तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। यानी उस मौके पे वो लड़की रोने लगी और उसने रोते चीखते चिल्लाते कहा कि कुछ करो, फॉर गॉड सेक मेरी इज़्ज़त बचाओ, और ऐसा और वैसा। तो मैंने जेब में हाथ डाला तो जेब में 16,000 थे, तो जिसमें से 10,000 निकाल के मैंने उस रिक्शे वाले को दे दिए, और रिक्शे वाला वो 10,000 लेके हंसी खुशी वहाँ से चला गया। जब वो सारी स्टोरी बता रहा था तो मैंने उससे पूछा कि जिस लम्हे ये सारा कुछ हो रहा था तो तुमने किसी बात पे गौर नहीं किया? उसने कहा नहीं, किसी बात पे गौर नहीं किया। तो फिर मैंने उससे पूछा मुझे थोड़ा उस लड़की के बारे में बताओ, तुम्हें वो कितनी अजीज़ है, कितनी चाहती है? उसने कहा सर वो दुनिया की सबसे सच्ची लड़की है, उसने ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, उसने बहुत सारे अफेयर्स किए हैं, पर सारे ही मुझको बताए हैं। वो इतनी ईमानदार है, वो इतनी ट्रस्टवर्दी है, और मेरे साथ तो वो चूँकि उसने ज़िंदगी भर का वादा किया है अहद निभाने का, तो मुझे तो वो हर बात बता देती है। तो मैंने वैसे ही दिल लगी के लिए पूछा कि क्या तुमने कभी उससे पूछा कि जो पुराने उसके वाकिफ़कार हैं, क्या उनसे उसका राब्ता भी है? तो उसने कहा सर वो इतनी ईमानदार है, ये भी बता देती है कि किस किस से उसके रवाबत हैं, किस किस के फ़ोन आते हैं और किस किस के मैसेजेस आते हैं। तो तब मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा बेटा अगर तुम्हारी ये बात मैच्योर हो जाती है तो फिर तुम्हें सबसे पहले शालमी जाना पड़ेगा, और शालमी जाके उस बंदे के पास जाना पड़ेगा जो वहाँ हाथों से ताले बनाता है। उसने कहा सर मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? तो मैंने कहा तुम वहाँ जाके इतना बड़ा ताला बनवाओगे जो इंसान के कद के बराबर होगा, तुम फिर अपने दरवाज़े पे लगा के जाया करोगे, पढ़ाने जाओ या किसी काम से जाओ, ताकि जो लड़की घर के अंदर होगी वो दुनिया की सबसे बेवफा लड़की, जिसके ना आँख के इशारे पे
ना जिसकी किसी जिस्मानी हरकत पे, ना जिसके माजी पे, ना जिसके हाल पे, ना जिसके मुस्तकबिल पे कोई रत्ती बराबर यकीन नहीं किया जा सकता। तो उसने कहा सर आप कैसे कह सकते हैं, वो तो इतनी ईमानदार है कि उसने मुझे जो उससे गलतियां हुई उनकी पूरी पूरी डिटेलिंग बताई है और ये कहा मैं तुमसे छुपा नहीं सकती। तो मैंने उसे कहा कि बेटा ज़िंदगी में ये याद रखिएगा कि मेरे रब ने भी एक हया रखी है और ये हया लड़की में मर्द से 100 गुना ज़्यादा होती है। वो शर्म और जो हया है ये दोनों का एक पैकेज होता है। कभी उससे गलती हो जाए तो अपनी माँ को भी नहीं बताती, चे जाए कि वो इजहार मोहब्बत में तुम्हें खोल खोल के पूरे किस्से बयान कर रही है। इनफैक्ट इट्स ए टीज़र, वो ये लगा के देखती है टेस्टर कि तुम कितने गैरतमंद हो और कितने बेगैरत हो, और उस टेस्ट में वो पास हो चुकी है। तो दूसरा उसने एक और शानदार टेस्ट भी पास किया है, वो ये कि जब तुम रिक्शे में बैठे हो तो रिक्शा कहाँ से आया। उसने कहा वो लेके आई। ओके, वो रिक्शा उसकी मंजिल क्या थी, तुम दोनों तो टहलने निकले हो गए। उसने कहा जी। तो उसके घर कैसे पहुँचा, और उस घर में जब वो पहुंचा तो उससे पहले तुम्हारी तस्वीर कैसे बन गई। तो एक एक जो पिक्सल है, जिक्सा पिक्सल, ये पज़ल सारा बनता है, एक पूरी तस्वीर बनती है। ख़ातिन हज़रात, ये जो चलते चलते मोहब्बतें हो जाती हैं और बार बार होती हैं, याद रखिएगा ज़िंदगी में जितना आपका सरमाया होता है नौजवान का, मोहब्बत का, इज़्ज़त का, अपने ऊपर एतमाद का, एक भरम का, वो सारे का सारा ये लड़कियां आपकी आंखों से बिल्कुल जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना सुरमा चुरा के ले जाना, ये वो वाला मामला होता है। कभी याद रखिएगा जिस एकेडमी में आप पढ़ाते हो, ज़ाहिर है वो आपसे छोटी हैं, ये किसी इदारे में आप काम करते हो, ये जो राह चलती की मोहब्बत है, अचानक बिल्कुल टूट के हो जाने वाली मोहब्बत, बिन बादल बरसात वाली मोहब्बत, ये बहुत चितर और चालाक होती है। ये सबसे पहले आपकी खुशी खाती है, फिर आपका रिस्क खाती है, फिर आपकी गैरत खाती है, फिर आपको उस मंजिल पे पहुंचाती है जहां आप कभी भी जाना नहीं चाहते। आप सोचें कि ऐसी लड़की का रिश्ता आपकी माँ के पास जब जाए तो आप उसे कैसे हंसी खुशी बताओगे कि मामा तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से जो लड़की चुन के लाया हूँ, देखो कितनी खूबसूरत है। भला इज़्ज़त का मामला ना पूछना, इस मामले में बेशुमार दफ़ा ये गंवा चुकी है, और इज़्ज़त के मामले में जो उसकी सुई है वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है, और इसके साथ बहुत सारे हादसात हो चुके हैं। लेकिन इंसान को दिल बड़ा करना चाहिए और ज़र्फ़ उसका बड़ा होना चाहिए ताकि इन सारी बातों पर पोछा फेरा जा सके और उनको इग्नोर किया जा सके। अगर तो आपके ख़ानदान इज़्ज़त लेस है, अगर आपके ख़ानदान में हया नाम की कोई चीज़ पाई जाती है, उसे हम मैनरिज़म नहीं कहते, ये सोशलाइजेशन भी नहीं होती, ये वैल्यूज़ होती हैं। ये आपकी दादी की, ये आपकी नानी की, ये आपकी माँ की, ये आपके बाप की, ये ख़ानदान की। देखें कुछ लोगों का कहते हैं बगैरतों का ख़ानदान है, क्यों कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं ये गैरतमंदों का ख़ानदान है। कुछ ज़ातें और बरादरियाँ बेटियों और बहुओं के मामले पे ज़रा सी बात पे बंदूकें निकाल के ले आती हैं और मार देती हैं जान से। उनकी बच्चियाँ घर से भाग जाएँ तो वो ज़िंदा नहीं छोड़ते किसी भी कीमत पर, बिकॉज़ दे बिलीव कि उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर है या उनकी जो बाइंडिंग है या जो उनकी आउटलाइन है फैमिली की, उसके अंदर उनको जीना चाहिए। पर जब जब हम थोड़े ज़्यादा शहरी होते हैं, ज़्यादा आज़ाद ख्याल होते हैं, ये एक केस नहीं है मेरे पास, चूँकि बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ ये पूछने के लिए आते हैं, टेलीफोन पे भी सवाल करते हैं कि सर उससे गलती पहले हो गई हुई है, उसने इतने लोगों के साथ, चूँकि यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में इट्स कॉमन, तो इतनी उससे गलतियाँ हो गई हुई हैं, पर अब तो मुझ पर वो डुल गई है। तो मेरे प्यारे बेटे, ये जो डुलना है ये बेरों का डुलना है, ये डुलना दूध का गिरना है, ये डुलना किसी कीमती चीज़ का, और जो बिखर जाते हैं तो फिर पलकों से ये उठाने पड़ते हैं, ये किरचियाँ होती हैं और ये फिर आंखों में लगती हैं। सारी उम्र आप उस लड़की पे, उसकी वफा पे, उसके किरदार पे यकीन नहीं कर सकते। इवन आपको तो ये शक भी होगा कि वो जिस औलाद को जन्म देगी वो आपकी है भी कि नहीं है, क्योंकि ये मजाक की बात नहीं है। ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के बारे में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हम एक बाज़ार से चीज़ लेने जाते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट भी देखते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, उसका जो अपरेंट है हुलिया तो वो भी देखते हैं, तब जाके यकीन करते हैं। इवन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भी देखते हैं। ये जो ख़ानदानी लड़कियां होती हैं
लोग क्यों ख़ानदानों को प्रेफर करते हैं, लोग अच्छे माँ बाप की, पढ़े लिखे माँ बाप की बेटियों को क्यों प्रेफर करते हैं कि ये बच्चियाँ अपने आप को संभाल के रखती हैं, सेंध के रखती हैं। आप कितनी ऐसी बच्चियों को जानते होंगे अपने आसपास कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, 4-4, 6-6 साल ये मुड़ के नहीं कभी किसी को देखती, कभी किसी के साथ इनका कोई फेयर नहीं हुआ होता, 10 लोगों ने इनको अप्रोच किया होता है, बट ये अपनी विल से, अपनी मर्ज़ी से उस राह पे नहीं जाती जिसके आखिर में दलदल है, जिसके आखिर में करैक्टरलेस होने का अंधेरा है। तो चॉइस तो आपका है। कभी जब मोहब्बत करनी भी हो तो उन बच्चियों की तरफ तवज्जो किया करें जो आपकी क्लास में खामोश तबाह होती हैं, वो जिनकी ज़िंदगी में सबसे अहम उनकी हया होती है, जो कल माँ बने तो आपके बच्चों को उम्दगी के साथ पढ़ा सकेंगी, बना सकेंगी, इंसान बना सकेंगी। हाँ, इंसान नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, रंग रंग की नस्लें चाहिए होती, तो फिर जिस चलती फिरती मर्जी लड़की से आप मोहब्बत भी नहीं चाहिए, ब्याह भी नहीं चाहिए, उसके साथ रिक्शे में जाते हुए पैसे भी अता कीजिए और पैसे भी उतने अता कीजिए जितने उसकी डिमांड हो। तो यानी आप अंदाज़ा कीजिए वो ये भी जानती हो कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं और रिक्शे वाले को कितने दिलाने हैं, और बाद में 50-50 भी किए हों, 40-60 भी किए हों, तो ये सौदा महंगा तो नहीं है महीने में 1-2 दफ़ा 1-2 लोगों के साथ, ये तो मुश्किल आमदनी है, पर ये चित्र चालाक लड़कियां करती हैं। मेरा रब आपको और आपकी आँखों को और आपके दिल को आपके काबू में दे, ताकि आप ऐसे तेज़ लोगों का शिकार ना बने। शिकारी तो मौजूद हैं और उन्हें शिकार भी मिल जाता है, पर वो शिकार आप क्यों हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।